स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है भाई, सब मज़े में ना। तो हम अपना लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन अपने रीति रिवाजों को भूल तो सकते नहीं है। तो हम लेक्चर नंबर 16 में क्या पढ़ के आए थे, हम बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ के आए थे जो बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था भाई। आप जल्दी से हल्के हाथों से पेज पलट के लेक्चर नंबर 16 निकाल लेना भाई। क्वेश्चन था एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पर हमें बताना था कि ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया की पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने एक रिएक्शन लिखी थी N1A प्लस N2B, जो आपको रिएक्ट करने के बाद M1C प्लस M2D आपको देते थे। ठीक है सर। यहाँ पर फिर हमने लिखा था HA, HB, HC और HD क्या थे सर, ABCD की मोलर एंथैल्पियाँ थी। तो एंथैल्पी परिवर्तन का फॉर्मूला आप जानते थे, क्या होता था, डेल्टा H बराबर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये आप जानते हो कि एंथैल्पी परिवर्तन का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता था सर। फिर हमने देखा था जो हम निकाल के आए थे एंथैल्पी रिएक्टेंट और एंथैल्पी प्रोडक्ट में लिख देता हूँ एक बार। एंथैल्पी रिएक्टेंट थी भाई N1HA प्लस N2HB। ठीक है सर, ये अपन ने क्या लिखा था, क्रियाकारक वाला पार्ट लिखा था। इसी प्रकार से एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट था आपका M1HC प्लस M2HD। ठीक है सर, ये भी हम देख के आए थे। फिर हमने इन दोनों के आधार पर कुछ 3 केस देखे थे सर। उसमें हमने बताया था कि क्या क्या होगा, तब क्या घटना आपको देखने के लिए मिलेगी। तो केस फर्स्ट था, यदि M1HC वाला पद और HR वाला पद दोनों टर्म्स जब बराबर होगी तो डेल्टा H का मान 0 हो जाएगा। ना तो अभिक्रिया उत्सर्जित होगी ना ही अवशोषित होगी। इसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन जो होती है एग्जाम्पल के सहित, वो मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अगर भूल गए हों तो हल्के हाथों से लेक्चर नंबर 16 चलाना और देख लेना भाई। ठीक, तो जब दोनों की वैल्यूज बराबर होगी तो ना ही ऊष्मा उत्सर्जित होगी ना ही अवशोषित होगी। ऊष्मा उदासीन अभिक्रिया कहा जाता था इसी को। केस सेकंड आता था। केस सेकंड में हमने क्या करा था सर, M1 वाला जो पत्ता प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यू ले ली कंपेयर में रिएक्टेंट के। ठीक है, तो डेल्टा H का मान धनात्मक होता था और अभिक्रिया के दौरान तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि हो जाती थी। और ऐसा तभी संभव होता था जब परिवेश को ऊष्मा क्या कर दी जाए, त्याग कर दी जाए। मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगी तंत्र से परिवेश की ओर। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, आप जानते हो ऊष्मा उत्सर्जित होना ऊष्माक्षेपी कहलाता है। और केस थर्ड लिखा था हमने जब M1 वाला पद जो था उसकी वैल्यू छोटी थी कंपेयर में रिएक्टेंट के, तो डेल्टा H का मान ऋणात्मक हो गया और परिवेश से ऊष्मा को ग्रहण किया जाता था, अवशोषित किया जाता था, जिससे वो क्या हो जाता था, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता था। अच्छी तरीके से हम पूरा समझ के आए थे भाई इसको, इसलिए कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। उसके बाद हमने देखा था, ये रहा भाई क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, अभिक्रिया के दौरान पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन का मूल कारण भी दीजिए। 1 नंबर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो क्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होने अथवा अवशोषित होने से क्रियाकारकों व उत्पादों की एंथैल्पी में परिवर्तन आ जाता है। बिल्कुल हमने देखा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो उसमें ऊष्मा मुक्त होती है या ही उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ये दोनों घटनाएं होने के फलस्वरूप आपको क्या दिखेगा, क्रियाकारकों व उत्पादों की एंथैल्पी में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। यही एंथैल्पी के परिवर्तन अभिक्रिया की पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन का कारण माना जाता है भाई। ठीक, उसके बाद हम लेक्चर नंबर 17 पे प्रवेश करेंगे भाई। तो हल्के हाथों से क्वेश्चन लिख लो, बस लिखिए क्वेश्चन। गैसीय अवस्था में किसी अभिक्रिया के पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन को ज्ञात करने का सूत्र भी दीजिए।
आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, गैसीय अवस्था में किसी अभिक्रिया के पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन को, मतलब जो ऊष्मा में पूरी रिएक्शन के होने के बाद जो पूरी ऊष्मा में परिवर्तन होगा उसका फॉर्मूला लिखना है। तो किसमें लिखना है भाई, ऊष्मा में परिवर्तन। आप जानते हो ऊष्मा क्या होती है, H होता है, और जहाँ परिवर्तन आ गया वहाँ पर झोंपड़ी आ जाती है, मतलब ऊष्मा में परिवर्तन। ठीक सर, क्यों लिखिए भाई इसके आगे फॉर्मूला। अभिकारकों के अणुओं में उपस्थित बंधों को तोड़ने में आवश्यक ऊर्जा माइनस क्या है भाई, अभिकारकों के अणुओं में जो उपस्थित बंध होंगे उसको तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी माइनस उत्पाद के अणुओं के बंध निर्माण में उत्सर्जित ऊर्जा। ठीक सर, कोई दिक्कत। अब समझिए इस फॉर्मूले को, एंथैल्पी में परिवर्तन बताना है या ऊष्मा में परिवर्तन का फॉर्मूला बताना है, किस में, गैसीय अवस्था में। तो अभिकारकों के अणुओं में उपस्थित बंधों को तोड़ने में आवश्यक ऊर्जा। ध्यान रखना, जब भी आप अभिकारकों की बात करेंगे, एक रिएक्शन बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, AB प्लस CD जो रिएक्टेड करके इसने दिया AC प्लस BD। एग्जाम्पल के तौर पर है भाई, दिल से मत लगा लेना, समझ लेना बस। ठीक है, आपको एक रिएक्शन दी मैंने AB प्लस CD। ठीक है सर, आप जानते हो जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहते हैं वो तो क्या होते हैं, आपके क्रियाकारक होते हैं सर, और जो राइट हैंड साइड पे होते हैं वो उत्पाद होते हैं सर। क्रियाकारक बोले या अभिकारक बोले बात बराबर है, उत्पाद बोले या प्रोडक्ट बोले। ठीक है सर, अब देखिए AB प्लस CD आपको रिएक्शन के बाद दे रहे हैं AC प्लस BD। अब यहाँ चेंज क्या हुआ, यहाँ पर पहले A और B के मध्य बंध था, C और D के मध्य बंध था, ये दोनों अणु आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में बंध है, C और D के बीच में बंध है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई, जैसे ही रिएक्शन पूर्ण हुई, तो आपने देखा इनके बीच के पुराने बंध टूट गए। कहाँ देखा सर आपने टूट गए, मन से क्यों लगाते हो बेटा, देखो ना AB के बीच में बंध था वो टूट गया, और नया बंध किसके बीच में बन गया, AC के बीच में AC बना, और BD और जो CD था उसका बंध टूट के नया बंध बना BD। ठीक है सर, सबको इंटरचेंज कर दिया अपन ने। तो इसी प्रकार से कहा गया है अभिकारकों के अणुओं में, जो ये अभिकारक है इनके अणुओं में उपस्थित जो पहले से बंध होते हैं उनको तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसको माइनस कर दो। अब देखो उत्पाद यहाँ पर क्या हुआ, नए प्रकार से बन के आया, तो उत्पाद में क्या हुआ, नए बंध बने। तो उत्पाद के अणुओं के बंध निर्माण में उत्सर्जित ऊर्जा, हमेशा ध्यान रखना जब भी क्रियाकारक होते हैं उनके बंधों में आवश्यक ऊर्जा आप बाहर से देते हो। ठीक है, और जो उत्पाद बनता है उसमें वो ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकल जाती है, परिवेश में चली जाती है। तो ये फॉर्मूला होता है गैसीय अवस्था में किसी अभिक्रिया के पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन को ज्ञात करने का। ठीक है सर, क्वेश्चन देखिए सर, मानक अवस्थाएं, मानक अवस्थाएं क्या होती है, मानक अवस्थाएं क्या होती है, वही होती है सर आप जो बता दोगे। तो बेटा मैं तो पहले भी बता के आ चुका हूँ। पहली मानक अवस्था होती है जो ताप टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में लिखे तो
298 केल्विन होना चाहिए। जो टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और ये तो सेंटीग्रेड के अंदर, केल्विन के अंदर क्या वैल्यू होगी 298 केल्विन। मैं लिख देता हूं 298। भाई क्या हो गया ऐसा, बेचारी बच्ची रोए जा रही है, कुछ ना कुछ हो गई दिक्कत। ठीक है सर, हाँ तो आ जाओ भाई। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में 298 केल्विन होगा। अब दाब जो होता है, प्रेशर जो होगा वो 1 atm होना चाहिए। 1 atm होना चाहिए, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक वायुमंडल के बराबर होना चाहिए। तीसरी जो मानक अवस्था आती है आपके सामने, विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। क्या सर, विलयन की सांद्रता, सांद्रता बोले तो कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। फोर्थ मानक अवस्था लास्ट आती है, द्रव्य शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। ठीक है सर, जो द्रव्य, जो भी पदार्थ आप लोगे रिएक्शन में ऊष्मागतिकीय पूरे संदर्भ के अंदर, वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। उसमें किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिली हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी मानक अवस्थाएं होती है, टेम्परेचर 25 डिग्री या 298 केल्विन, दाब 1 atm, विलयन की सांद्रता 1 मोलर, और द्रव्य शुद्ध अवस्था में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मानक अभिक्रिया ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। ठीक सर, यहां पर आप अभिक्रिया ऊष्मा तो पढ़कर आ चुके हो पहले। अब यहां पर एक नया वर्ड जोड़ दिया, मानक। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अभिक्रिया ऊष्मा की रिएक्शन में मानक अवस्थाओं को पुट कर देंगे। तो कैसे देखेंगे भाई, लिखिए इसका आंसर, लिखिए डेफिनेशन। 298 केल्विन ताप व 1 atm दाब पर होने वाली अभिक्रियाओं की अभिक्रिया ऊष्मा को ही मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहा जाता है। कितनी भयंकर डेफिनेशन है भाई, कुछ नहीं करा हमने, मानक अवस्थाओं को पुट करा। ये तो आप पहले पढ़कर आया था कि अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया ऊष्मा होती है वो अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है। अब सिंपल सी बात है, देखो हमने कुछ नहीं करा, 298 केल्विन ताप ले लोगे, 1 atm दाब लोगे, ठीक है, उस पर जो भी अभिक्रिया संपन्न होगी उनकी ऊष्मा को ही मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है सर, ये सिंपल सी डेफिनेशन हमने देख ली। इसके बाद आप क्या करोगे, एक हेडिंग तो क्या, हाँ स्टार डाल लो, हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट है भाई थोड़ा, ये डालना भाई, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल मतलब जो भी आपके गणितीय सवाल आएंगे उनके अंदर ये चीज जो अपन लिखने वाले हैं वो थोड़ी सी क्या होगी सर, महत्वपूर्ण होगी। तो इसके अंदर हेडिंग है आपकी, लिखिए भाई, स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा।
ठीक सर, स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा। ठीक है, ये अपन की न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें, हम जानते हैं कि, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखवा दूं क्या भाई, आगे अपन यूज करेंगे तो आप बेचक के मत हो जाना भाई। हम जानते हैं कि इसको हम इंग्लिश में बोले तो अच्छा लगेगा, देखना अभी। वी नो दैट। अरे सर अच्छा लगा बेटा, ये तो है भावनाओं में खो जाओगे देखते ही। क्या है सर? वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भाई आप? जानो नहीं जानो, किताब वाले को एग्जामिनर को मतलब ही नहीं, हमें तो लिखना है भाई। हमें किताब वाले को एग्जामिनर को बताना है कि हाँ हम ये सब जानते थे, लेकिन उसको क्या पता कि तुम तो रट के आए हो कि हम जानते हैं, कि लाइन लिखते हैं बार बार। ठीक है सर, तो हम जानते हैं, क्या जानते हो आप? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा वी होता है। पढ़कर आए हो भाई पिछले लेक्चरों में, इससे पहले 2-3 लेक्चरों पहले पढ़ कर आए हो भाई। एंथैल्पी में परिवर्तन है ना सर, डेल्टा ई प्लस पी डॉट डेल्टा वी आप पढ़कर आए हो। इसको हमने क्या लिख लिया सर? इसको हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर? देखिए अब आगे, इसके बाद लिखना आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, आज मोहल्ले वाले कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं मेरे हिसाब से, जहाँ देखो जहीं पर भाई। चलो क्या करें, आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं। आप जानते हो आदर्श गैस समीकरण भाई? बिल्कुल सर जानते हैं, हम लेक्चर नंबर 5 में पढ़ कर आए हैं। बहुत अच्छी बात है। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है भाई? सिंपल सी, पी वी बराबर एन आर टी, ये होती है भाई आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, पीवी बराबर एन आर टी। पी तो प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर क्या होता है भाई? गैस नियतांक होता है। ठीक है, टी का मतलब सब जानते हो टेम्परेचर होता है। अब यहां पर एक कंडीशन लगाई मैंने, स्थिर, ऐसा करते हैं, स्थिर दाब व स्थिर ताप पर। क्या कंडीशन लगी इस वाली रिएक्शन में, इस वाली इक्वेशन में? क्या कंडीशन लगाई? स्थिर दाब जो प्रेशर है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, और स्थिर ताप टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? बाकी बची हुई स्पीशीज में। ठीक है, तो देखते हैं भाई पी में कुछ चेंज है क्या? पी में क्या है सर? स्थिर दाब है, पी में कुछ चेंज नहीं आएगा, पी ऐसा का ऐसा। फिर किस में चेंज आएगा? डेल्टा वी में। तो ये वी में चेंज आएगा वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में चेंज को क्या लिखते हैं अपन? चेंज ऑफ परिवर्तन को डेल्टा लगा देते हैं, झोंपड़ी लगा देते हैं। पी इंटू डेल्टा वी हो गया बराबर। नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि स्थिर ताप तो इधर है। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? डेल्टा एन। ठीक, इसके नीचे शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखेंगे जी। जी क्यों लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल, गैसों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, गैस के लिए बात हो रही है। नंबर ऑफ मोल्स किसके? गैस के। ठीक, आर, आर में चेंज है? हाँ सर आएगा, बिल्कुल आर में चेंज आएगा, क्योंकि टेम्परेचर को करना है आपको, स्थिर आर को थोड़ी करना। और हमारा बेटा आर तो एक नियतांक है, गैस नियतांक। नियतांक कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होते हैं। तो आर क्या हो गया? ऐसा का ऐसा हो गया। टी भी कैसा का ऐसा का ऐसा हो गया, कि टी तो वैसे आपने स्थिर कर दिया, और टेम्परेचर जो आर है वो गैस नियतांक होता है। नियतांक क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जो कभी चेंज नहीं होता। तो आर वैसा का वैसा। अब इस वैल्यू को आप कहाँ रख दोगे? इन फर्स्ट में। इस पूरी रिएक्शन को, इस पूरी जो इक्वेशन आई है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप रख दो। रख दें भाई, किसकी जगह रखोगे? पी डेल्टा वी। कहाँ है ये रहा? पी डेल्टा वी की जगह क्या रख दोगे आप? ये वैल्यू रख दोगे। रखें भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, इक्वेशन नंबर 1 ये रही। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डॉट डेल्टा वी। ये रहा पी डॉट डेल्टा वी की जगह क्या रख दोगे आप? डेल्टा एन गैसियस के लिए इंटू आर इंटू टी। ये आपने रख दिया। इस पूरी वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो नई इक्वेशन आती है आपके पास ये निकल के।
जिसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो भाई। ठीक, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डॉट डेल्टा वी की जगह हमने डेल्टा एन जी आर टी यहाँ रख दिया। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक सर, यह हो गया आपका स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा। एक नई चीज और देखने के लिए मिलती है आपको इसके अंदर। सर क्या है वो नई चीज? तो देखिए भाई, डेल्टा एन मतलब जो मोल्स हुए थे ना सर, ये जो मोल्स हुए थे, हमने डेल्टा ई जानते हैं, डेल्टा एच जानते हैं, टी और आर सब जानते हो। अब डेल्टा एन मोल्स के बारे में आप नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर डेल्टा एन मतलब मोल्स में जब चेंज आएगा तो क्या होता है, मोल्स कैसे चेंज कैसा आता है, ये मोल्स ऑफ कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कुछ आया क्या याद? सर ये तो एंथैल्पी में परिवर्तन के समान दिख रहा है हमें। बिल्कुल बेटा, हर चीज में परिवर्तन माइनस से निकाला जाता है, नेगेटिव से निकाला जाता है। तो मोल्स में जब भी परिवर्तन होगा तो पहले किसके मोल, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल्स निकालती है, आपके पास फाइनल मोल्स आ जाते हैं। ठीक है सर, तो ये छोटा सा डेरिवेशन हुआ अपना कंप्लीट। सिंपल सी बात, ये ज़्यादा रॉकेट साइंस हमने इसमें अप्लाई नहीं कर। ये जो हमने छोटा डेरिवेशन लिखा उसको ऊपर कुछ एक दो बातें लिख देते हैं। लिखिए भाई, यदि NP बराबर NR मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जब भी मोल्स बराबर होंगे हो तो डेल्टा N का मान शून्य प्राप्त होता है। बिल्कुल होगा सर, इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है। बोले तो सर कैसे होगा एक बार और बता दें, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे भी आ जाते हैं कभी कभार। डेल्टा एन की वैल्यू क्या थी सर, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है सर, अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर कर दो, एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, डेल्टा एन बराबर इधर भी 2 रख दिया, -2 रख दिया, दोनों की वैल्यू बराबर है तो क्या हो गया सर, 0 प्राप्त हो गया। समझाने के तौर पर लिखा है भाई, दिल से मत लगा लेना। ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दोनों की वैल्यू बराबर है, 0 अपन को प्राप्त हुआ। ठीक सर, अर्थात दूसरे शब्दों में समझो इसे तो, अर्थात जिन अभिक्रियाओं के आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, उनमें स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा का मान समान होता है। और तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H बराबर डेल्टा E होता है। अब देखना सर, ये पूरी मैंने इसके ऊपर रामायण लिखवा दी भाई, जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने आपको लिखवा दी। अब देखना, शुरू में चल जाना, मैंने आपको लिखवाया इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल बोले तो स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर हमें क्या लिखनी थी सर, अभिक्रिया ऊष्मा लिखनी थी। सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस पी डॉट डेल्टा वी होता है। पक्की बात सर, उसके मैंने आपको लिखवाया आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT से। तो PV बराबर nRT, उसके बाद अपन ने एक कंडीशन लागू कर दी उस पर, स्थिर दाब व ताप पर, मतलब दोनों को चेंज नहीं करोगे, P को चेंज नहीं करा तो डेल्टा V हो गया,
पी डॉट डेल्टा वी बराबर डेल्टा एन जी आर टी, कुछ ऐसी इक्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर हमने पी डॉट डेल्टा वी की वैल्यू किस में पुट कर दी सर, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। फिर आपको एक इक्वेशन नई आई होगी सर, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक सर, वो आ गई। फिर हमने जो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई वाली आई, फिर हमने देखा कि डेल्टा एन मोल्स में परिवर्तन भी निकाल सकते हैं हम, ये लिख रही, उसकी वैल्यू क्या आई थी, एन पी माइनस एन आर, मतलब मोल्स में परिवर्तन क्या होंगे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कर दो आप, दोनों में जो आप डिफरेंस करते हैं आपका मोल्स ऑफ चेंज आ जाएंगे। फिर हमने देखा यदि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दोनों इक्वल होंगे तो डेल्टा एन का मान अपने आप 0/सन्नाटा प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जिन अभिक्रियाओं के आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर बात चल रही है अब आयतन की, जिन अभिक्रियाओं में आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनमें स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा का मान समान होता है। आप अच्छी तरह से जानते हो अगर आयतन में ही परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या होगा, उसमें प्रेशर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और स्थिर आयतन में कोई मतलब कुल मिला के बात यह है, एक पात्र लिया उसमें आपने कुछ भी सॉल्यूशन भर रखा है, अगर इसका वॉल्यूम पहले 2 ml था, एक पात्र है जिसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, उसका जो वॉल्यूम था मतलब कितना 2 ml भर रखा है आपने, अगर वो रिएक्शन के बाद भी 2 ml ही है, मतलब इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा, उसमें स्थिर दाब व स्थिर आयतन, मतलब इसमें जो प्रेशर लगा है वो क्या है और स्थिर आयतन क्या है, उसमें ऊष्मा का मान समान होता है। मतलब उसमें क्या है, जो प्रेशर टेम्परेचर वगैरह तमाम घटनाएं हैं वो सब क्या होती है, इक्वल है, जब भी तो चेंज नहीं हो। अगर वो डिफरेंस आ जाता टेम्परेचर और प्रेशर में, अगर आपने इसमें डिफरेंस ला देते तो क्या हो जाता सर, आपको देखते कि इसमें के वॉल्यूम में भी चेंज आने लग गया। तो अर्थात ऐसी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई हो जाता है, ठीक है सर, जो आपने लिखा था ना सर, ये डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जो रिएक्शन आप लिख के आए हो इसमें तो क्या हो गया है, मोल्स में ही कुछ चेंज नहीं आया, अगर मोल्स में कुछ चेंज नहीं आया तो इनके मान क्या हो गए, समान हो गए, समान होते ही 0 हो गया, तो क्या बच गया, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई बच जाता है। ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, कोई पूछ ले कि स्थिर ताप व स्थिर आयतन पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है, आयतन में क्या परिवर्तन होता है, क्या घटनाएं होती हैं, कब क्या होता है, आप पूरा बता सकते हो। ठीक सर, ये अपना आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।